नमस्कार, आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर लगी रोक, जुलाई 2021 तक करना होगा इंतजार। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा हुआ डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। डीए को 17% से बढ़ाकर 21% किया गया है। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा। कहा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला इस बढ़ती हुई बीमारी के चलते लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम, 8 करोड़ किसानों के खातों में पहली किस्त पहुंची। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रुपए, 2,000 रुपए के 3 किस्तों में देती है। आपको बता दें कि 2020 के लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नई लिस्ट अपलोड हो रही है। अगर आपने आवेदन दिया है और यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम 6,000 रुपए सालाना पाने वालों की लिस्ट में है या नहीं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है, उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गाँव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड की है। विश्व बैंक ने कहा, लॉकडाउन से भारत में प्रभावित हुए 4 करोड़ प्रवासी कामगार। जी हां, विश्व बैंक ने कहा कि भारत में पिछले करीब 1 महीने से जारी देशव्यापी लॉकडाउन से देश के लगभग 4 करोड़ प्रवासी कामगार प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक ने बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में लॉकडाउन से देश के लगभग 4 करोड़ आंतरिक प्रवासियों की आजीविका पर असर पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते नौकरी छूट जाने और सामाजिक दूरी के कारण भारत और अमेरिका के कई देशों में बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवासियों का वापस लौटना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह इस बीमारी की रोकथाम के उपायों ने इस बीमारी को फैलने में योगदान दिया है। विश्व बैंक ने कहा कि सरकारों को नकदी हस्तांतरण तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए इन प्रवासियों की मदद करनी चाहिए। विश्व बैंक ने कहा कि इस बीमारी ने दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दोनों प्रकार के प्रवास को प्रभावित किया है। भारत में आया फेसबुक का मैसेंजर किड्स ऐप, लॉकडाउन के दौरान बच्चों की करेगा मदद। जी हां, फेसबुक ने अपने मैसेंजर किड्स ऐप को 70 नए देशों के लिए शुरू किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। कंपनी का कहना है कि इससे वह इस बीमारी और लॉकडाउन के दौरान डिस्टेंसिंग लर्निंग और आइसोलेशन जैसी चुनौतियों का सामना करने में बच्चों की मदद करेगा। यह ऐप 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है और इसमें नया फीचर भी जोड़ा गया है, जिसमें माता पिता नए कनेक्शन को मंजूरी दे सकते हैं। यह फीचर पहले अमेरिका और उसके बाद दूसरे देशों में आना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मैसेंजर किड्स एक वीडियो चैट और मैसेजिंग ऐप है जो बच्चों को दोस्तों और परिवार के साथ जोड़ने में मदद करता है, जो माता पिता द्वारा कंट्रोल में होता है। उन्होंने बताया कि आज वे मैसेंजर किड्स को ज्यादा देशों में शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही माता पिता द्वारा बच्चों को दोस्तों के साथ कनेक्ट करने का नया फीचर भी तभी जोड़ रहे हैं। मैसेंजर किड्स को अमेरिका में 2017 में लॉन्च किया गया था और बाद में इसे कनाडा और कई और देशों में लाया गया था। यह उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र फेसबुक अकाउंट के लिए बहुत कम है। जिन बदलावों का ऐलान हुआ है उनमें बच्चे अपने अभिभावकों की देखरेख में पढ़ने लिखने की सुविधा के लिए ग्रुप में जुड़ सकेंगे।
पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। लॉकडाउन से हो रहे नुकसान की करेगी भरपाई। जी हां, लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग कम होने के चलते अब सरकार इनकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फ्यूल की मांग कम हुई है, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसकी भरपाई के लिए एक्साइज ड्यूटी में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की थी। इससे सरकार के खजाने में करीब 39,000 करोड़ रुपए का इजाफा होने का अनुमान लगाया गया था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस बारे में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार को पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है तब भी पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम नहीं बढ़ेंगे। तेल कंपनियों के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं और गिर रहे हैं, उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 से 5 रुपए की कटौती देखने को मिल सकती है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, एक समूह के गुनाह को पूरे समुदाय का नहीं कहा जा सकता है। जी हां, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात प्रकरण के बाद उत्पन्न विवाद को लेकर कहा कि किसी एक संस्था या फिर व्यक्ति के गुनाह को पूरे समुदाय के गुनाह के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि रमजान के पवित्र महीने में संपूर्ण मुस्लिम समुदाय लॉकडाउन और शारीरिक दूरी से जुड़े हुए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर पर ही इबादत और इफ्तार करेंगे। नकवी का यह बयान तबलीगी जमात के एक आयोजन में शामिल हुए कई लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद सोशल मीडिया एवं कुछ अन्य जगहों पर विवाद छिड़ने की पृष्ठभूमि में आया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के खिलाफ इस लड़ाई में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को वह हजम नहीं हो रही है। वे लोग एकजुटता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग मुल्क और पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसा करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरा मुस्लिम समुदाय इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मजदूरों विद्यार्थियों से न मांगे किराया, दिल्ली सरकार ने फिर जारी किया सर्कुलर। अफसरों से कहा, सख्ती से कराएं इसका पालन। जी हां, दिल्ली के मकान मालिकों को अरविंद केजरीवाल ने सख्त आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि मजदूरों और छात्रों से किराया न मांगने के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। सरकार ने कहा है कि 1 महीने तक रेंट न मांगा जाए। इसके लिए दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले आदेश 29 मार्च 2020 को कहा था कि मकान मालिक लॉकडाउन के हालात को देखते हुए किराया न वसूलें। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीवी पर कहा था कि मानवता के नाते लोगों से लॉकडाउन के बाद किराया मांगा जाए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मकान मालिक लोगों से रेंट मांग रहे हैं। इसी पर चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक किराया न मिलने पर मजदूरों और छात्रों को घर खाली करने का दबाव डालता है तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मजदूर और छात्र पुलिस को 100 नंबर पर किराए से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर को इस संबंध में हर हफ्ते शिकायत और क्या कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में सोनिया गांधी का बड़ा हमला। कहा, जब सब लोग मिलकर कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ाई तो बीजेपी फैला रही है सामाजिक विद्वेष। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि जब देश में इस बीमारी के खिलाफ सभी लोग एकजुट होने की जरूरत है तो भाजपा सामुदायिक विद्वेष और नफरत फैला रही है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इस बीमारी से निपटने के लिए आंशिक कदम उठाने का दावा करते हुए यह भी कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और किसानों की मदद के लिए तत्काल राहत की घोषणा की जाए। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में ही 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और ऐसे में लोगों की मदद के लिए उनके खाते में 7,500 रुपए भेजे जाने चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मैं आप लोगों के साथ वो बात भी साझा करना चाहती हूँ जिसको लेकर हम सभी भारतीय नागरिकों को चिंता करनी चाहिए। जब हमें इस बीमारी पर एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए तो भाजपा
सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक सौहार्द को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी पार्टी और हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत करनी है। देश भर की 93.5% जनता को है पीएम मोदी पर भरोसा। इस बीमारी से अच्छे से निपट लेगी केंद्र सरकार। जी हां, इस बीमारी के खिलाफ केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार लड़ाई लड़ रही है। भारत में अभी तक 21,000 से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि भारत इस बीमारी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के बीच अब नेतृत्व का भी आकलन होने लगा है। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में पिछले एक महीने में तैयारी एक सूचकांक तेजी से बढ़ा है। आत्मसंतुष्टि का सूचकांक नीचे चला गया है, जबकि इस बीमारी से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों में लोगों का विश्वास न केवल ठोस बना हुआ है, बल्कि अप्रूवल रेटिंग में वृद्धि जारी है। IANA वोटर के सर्वे में इस बात की जानकारी मिली है। देश में 93.5% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस बीमारी को प्रभावी ढंग से संभाल रही है और इससे अच्छे से निपट लेगी। IANA वोटर के सर्वे से इस बात का पता चला है कि लॉकडाउन के पहले दिन इस बात को लेकर विश्वास रखने वाले लोगों की कुल संख्या 74.8% थी, जबकि वर्तमान में 21 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 93.5% हो गया है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार इस बीमारी को प्रभावी ढंग से निपट रही है या फिर कांग्रेस की सरकार इससे अच्छे से निपट पाती। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, उत्तर व पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।